मॉर्निंग क्लास 8th संस्कृत आपकी पुस्तक रुचिरा में आपका एक लेसन और है बच्चों, जिसे आपको पढ़ाना है। सिलेबस आपने देख लिया है, लेकिन इसे जानना और पढ़ना ज़रूरी है। और जो थोड़ा सा एक रिटर्न वर्क दिया जाएगा उसको भी कॉपी में कर लीजिएगा। तो ये पाठ जो है वो आर्यभट्ट, हमारे प्रसिद्ध गणितज्ञ जो इतिहास में बहुत प्रसिद्ध थे प्राचीन काल से, उनके बारे में है। तो पहले पाठ प्रवेश में पढ़ देती हूँ कि भारत की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। जब दुनिया के देशों के पास किसी तरह का ज्ञान नहीं था, भारत के पास तब भी अपने विद्वान ऋषि मुनियों की वजह से आधुनिकतम ज्ञान था, जो आज भी लोग जिसे देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। तो इन्हीं विद्वानों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव इत्यादि की खोज करने वाले आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। प्रारंभ में कई बातों में इन्हें समाज का विरोध भी झेलना पड़ा, क्योंकि समाज नई सिद्धांतों को एकदम से एक्सेप्ट नहीं करता है। तो बच्चों, मैं आपको सीधे पाठ पढ़ाना शुरू कर रही हूँ। ये पाठ किसके बारे में है? आर्यभट्ट के बारे में है। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट पैराग्राफ का अनुवाद आपको बता रही हूँ, उसे ध्यान से देखिएगा। भारत की अमूल्य निधि है हमारे आर्यभट्ट। तो पाठ शुरू होता है, पूर्व दिशायाम उदेति सूर्यः पश्चिम दिशायाम च अस्तं गच्छति इति दृश्यते ही लोके। यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा कि संसार में ये जाना जाता है कि सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, परंतु इससे यह नहीं जाना जा सकता कि सूर्य गतिशील है। सूर्य अचल है और पृथ्वी गतिशील है, जो अपनी धुरी एक्सिस पर घूमती है। आप ज्योग्राफी में भी पढ़ते होंगे, धुरी पर घूमती है। यह सिद्धांत इस समय भली भांति जाना जाता है या स्थापित है। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रारंभ करने वाले महान गणित के ज्ञाता और ज्योतिषी आर्यभट्ट थे। पृथ्वी स्थिर है। परंपरा से चली आ रही इस धारणा का बच्चों लोग मानते थे कि पृथ्वी अपनी जगह पर स्थिर है और सूर्य उसके चारों तरफ घूमता है। तो इस धारणा का उन्होंने खंडन किया। उन्होंने मना किया कि ऐसा नहीं है। खंडन किया मतलब मना किया। उन्होंने उदाहरण दिया कि नाव में जब मनुष्य बैठ जाता है तो वह नाव को रुकी हुई अनुभव करता है, और नाव के अतिरिक्त जो पदार्थ हैं या वस्तुएं हैं उनको चलता हुआ देखता है। इसी तरह ही गति युक्त पृथ्वी पर, मतलब चलती हुई पृथ्वी पर, मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य इत्यादि ग्रहों को गतिशील जानता है। क्योंकि बच्चों हमें लगता है जो हमें दिखाई दे रहा है वही सही है। तो इसके आगे आप देखेंगे, ये पहला पैराग्राफ है आपका। दूसरा पैराग्राफ है बच्चों कि 476 तमे ख्रीस्ताब्दे, यहाँ से लेकर आर्यभट्ट जन्म लब्धवान इति, यहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ, आप बुक खोल के देखिएगा इस वीडियो को। तो सन 476 में 476 में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। यह उन्होंने अपने द्वारा ही लिखे आर्यभटीय नामक, उनके ग्रंथ का नाम क्या था? आर्यभटीय, उसमें उल्लेख किया है। यह ग्रंथ उन्होंने 23वें वर्ष की आयु में रचा था। 23 में उन्होंने इसकी रचना की थी। ऐतिहासिक स्रोतों से जाना जाता है
कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की नक्षत्रों को जानने की, बच्चों नक्षत्रों को स्टडी करने की प्रयोगशाला थी, लैब थी उनकी। ठीक है, पटना कहाँ है? बिहार में, पाटलिपुत्र कहा जाता है। इससे अनुमान किया जाता है कि उनका कार्य क्षेत्र यानी कि जो उन्होंने कार्य किया वो पटना ही था। ये आपके दूसरे पैराग्राफ का पाटलिपुत्रम एव आसीत इसका अनुवाद हो गया है। अब बच्चों आपका तीसरा पैराग्राफ जो स्टार्ट होता है वो होता है आर्यभट्टस्य योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते यत्र संख्यानाम आकलनम महत्वम। ठीक है, तो यहाँ से मैं पढ़ा रही हूँ, आर्यभट्ट का योगदान या सहयोग गणित ज्योतिष से संबंध रखता है। किस किस से संबंध रखता है? गणितीय ज्योतिष से। ठीक है, वो जहाँ संख्याओं की गणना महत्व रखती है, ऐसे ज्योतिष को मानते थे जो गणित पर आधारित होता है, जिसमें संख्याओं की गिनती की जाती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे, यानी कि जिसमें गणित की संख्याएं नहीं होती हैं, ऐसे ज्योतिष शास्त्र में वो विश्वास नहीं रखते थे। गणित शास्त्र की पद्धति से किए गए आकलन या गणना या गणित के अनुसार हम जो गणना करते हैं या आकलन करते हैं वो ही कर उन्होंने कहा कि ग्रहण लगने में राहु और केतु नामक राक्षस नहीं हैं। बच्चों इससे पहले ये अवधारणा थी कि राहु और केतु चंद्रमा से बदला लेने के लिए उसके सामने आ जाते हैं, उसको ढक लेते हैं, इसलिए ग्रहण होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये गलत है। उन्होंने बताया कि वहाँ पर चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य ये 3 कारण हैं जिनसे ग्रहण होता है। तो कैसे कहा था उन्होंने? सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी का चंद्रमा के घूमने के मार्ग में संयोग से जब वो आ जाता है तो क्या हो जाता है? ग्रहण होता है। और जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में जब चंद्रमा आ जाता है तो उस चंद्रमा की परछाई से हमें सूर्य नहीं दिखाई देता थोड़े समय के लिए, तो सूर्य ग्रहण दृश्यते। छाया चंद्रस्य छायापातेन सूर्य ग्रहणम दृश्यते। चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तो बच्चों अब हमारा इससे आगे का पैराग्राफ है जो आरंभ होता है समाजे नूतनानाम विचाराणाम स्वीकारे प्रायः। यहाँ से तो देखिए, समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में अधिकतर सामान्य लोग कठिनाई अनुभव करते हैं। बच्चों आपको पता है कि जब कोई नया वैज्ञानिक सिद्धांत आता है जो सही होता है, लेकिन सामान्य जनता बहुत दिनों से जिस बात पर विश्वास करती है वो उसी बात पर विश्वास करती है, तो वो नए सिद्धांतों को नहीं अपनाना चाहती। तो इसी प्रकार से उनके सिद्धांतों को अपनाने में भी लोगों को दिक्कत हुई। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसे ही आर्यभट्ट का विरोध हुआ। क्यों विरोध हुआ बच्चों? क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के बल पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी चलाते थे और वो अपने को ज्योतिष शास्त्र का विद्वान मानते थे। तस्य सिद्धांता उपेक्षिता, और लोगों ने उनके सिद्धांतों को क्या कर दिया? उपेक्षित कर दिया, नहीं माना। क्योंकि और आर्यभट्ट बेटा स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों की हंसी का पात्र भी बने। जो लोग स्वयं को बड़ा विद्वान मानते थे उन्होंने आर्यभट्ट की हंसी उड़ाई, उनके बातों को नहीं माना।
वह स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों के बीच किसका पात्र बने? हंसी का पात्र बने। फिर भी उनकी दृष्टि समय के पार देखी गई, तब भी लगा कि उनकी दृष्टि दूरदृष्टि है, जिसमें वह समय के आगे देख रहे हैं। किंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनमें और उनके सिद्धांतों में आदर प्रकट किया, मतलब धीरे धीरे उनके सिद्धांतों को मान लिया गया। पहले पहले उन्हें विरोध झेलना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे उनके सिद्धांतों के प्रति आधुनिक विद्वानों और वैज्ञानिकों ने आदर प्रकट किया। इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति ऐसा कृतम कर दिया गया या रख दिया गया। अंतिम दो लाइनें हैं बच्चों। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः अथ च विज्ञान परंपरायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। वास्तव में भारत की गणित परंपरा और विज्ञान परंपरा में ये एक सर्वोच्च महापुरुष थे। शिखर पुरुषः आसीत् मतलब जो शिखर पर स्थापित थे, ऐसे पुरुष थे। कौन? आर्यभट्ट। तो बच्चों, इस तरह से इस पाठ का अनुवाद यही है। इस पाठ में से आपको प्रश्न उत्तर जो हैं वो भी करने हैं। जो पहला नंबर 1 प्रश्न उत्तर है वही करना है बच्चों केवल, जिसमें 5 प्रश्न हैं। अपनी कॉपी में कर लीजिएगा इसको। छोटा सा प्रश्न है बच्चों, मैं लिख के भी भेज दूंगी इसका उत्तर। तो पहला है, मैं इसे समझा भी देती हूँ। सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति। आपको मैंने पहले ही बता रखा है, ट्रिक बता रखी है कि संस्कृत आंसर याद नहीं करने पड़ते, उनके लिए केवल एक शब्द याद करना पड़ता है और उस एक शब्द से पूरा उत्तर बन जाता है। तो सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, तो आपको इसमें से क्या हटाना होगा बच्चों? क्वेश्चन मार्क जो वर्ड है वो हटाना होगा, वहाँ पर अपना आंसर लिख देना होगा। तो आंसर क्या होगा? इसका हिंदी में मतलब है सूर्य किस दिशा में उगता है या उदय होता है, तो क्या होगा? पूर्व दिशा। और संस्कृत में क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशायाम सप्तमी एक वचन, तो हो जाएगा सूर्यः पूर्व दिशायाम उदेति। तो मैंने क्या बदला? सारा तो क्वेश्चन लिखा, केवल एक शब्द बदला है। ठीक है। दूसरा है आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्। किसको बदलेंगे? कुत्र को। ज़्यादातर कौन से शब्द बदले जाते हैं ये भी याद कर लीजिए, जो क से आरंभ होते हैं। कस्य, कुत्र, केन, किम। ठीक है। तो आर्यभट्ट की प्रयोगशाला कहाँ थी? तो कहाँ थी बच्चों? पाटलिपुत्रम निकटे, पाटलिपुत्र के निकट, जिसे आज क्या कहा जाता है? पटना। तो पूरा उत्तर हो जाएगा आर्यभट्टस्य वेधशाला पाटलिपुत्रस्य निकटे या पाटलिपुत्रम निकटे अस्ति या पाटलिपुत्रम पुत्रस्य निकटे होगा। पाटलिपुत्रस्य निकटे या पाटलिपुत्रम निकषा। एक निकषा वर्ड भी आता है निकट के लिए, समीप के लिए, उसके साथ द्वितीय विभक्ति लगती है बच्चों। ठीक है। तो आप कर लीजिएगा पाटलिपुत्रस्य निकटे। ठीक। तीसरा है महान गणितज्ञः ज्योतिर्विद च कः आसीत्। अब आप किस शब्द को हटाएंगे? कः को। तो महान गणितज्ञः ज्योतिर्विद च आर्यभट्टः अस्ति, आर्यभट्ट थे। अब इसमें आप बच्चों सबसे मजे की बात कि तीनों जो क्वेश्चन है अगले, उनका आंसर है आर्यभट्ट। ठीक है। अगला है आर्यभट्टेन कः ग्रंथः रचित। आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ रचा? तो कह को हटाएंगे आप, क वाले वर्ड को, आर्यभटीय यहाँ पर लिख देंगे। आर्यभट्टेन आर्यभटीय ग्रंथः रचितः। ठीक है। अगला है 5th, अस्माकं प्रथमो ग्रहस्य नाम किम अस्ति। हमारे पहले ग्रह का नाम क्या था, क्या है? तो क्या होगा? किम की जगह पर हो जाएगा आर्यभट्ट। तो हमारे
अस्माकं प्रथमो गृहस्य नाम आर्यभट्ट अस्ति। उसमें विसर्ग नहीं लगेगा क्योंकि वो नाम नहीं है। वो किसका नाम है? हमारे उपग्रह का नाम है, इसलिए पुरुष का नाम नहीं है, इसलिए विसर्ग हटा देंगे। ठीक है, तो ये आपका पहले क्वेश्चन के आंसर हो गए जो मैंने ओरल बता दिए हैं। लिख के भी मैं आपको भेज दूँगी। तो ये आपका ये चैप्टर पूरा हो गया है। बच्चों इसको देख ज़रूर लीजिएगा क्योंकि इसमें आपके काम की बातें भी हैं, आपसे विज्ञान से संबंधित बातें भी हैं। तो इस तरह से हमारी ये कक्षा समाप्त हुई और हमारा सिलेबस 70% प्लस 30% पूरा हो गया है। बच्चों अब रिवीजन होगा। मुझे आपको कारक चिन्ह जो हैं वो अच्छी तरह से एक दिन पढ़ाना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू क्लास।